हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? बढ़िया हैं, मजे में हैं। और आई होप कि इन दिनों में जितने दिन वीडियो नहीं आई हैं, कोई क्लासेस नहीं लगी हैं, मस्ती करी होगी बहुत, और पिछला जितना भी सिलेबस है वो सारा आपने साथ के साथ रिवाइज कर लिया होगा। और अब दोबारा से, जैसा कि आपसे मैंने कहा था कि 26 के बाद आपकी दोबारा से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो आज 26 हो चुकी है और उसके बाद आपको क्लासेस आपसे मिलने स्टार्ट हो जाएंगी। और कोशिश तो अब यही रहेगी कि कंटिन्यू आपकी क्लास रहे, कहीं पे कोई डिसकंटिन्यूटी क्लासेस में ना आए। और अगर कुछ होगा ऐसा तो भी आपको इन्फॉर्म मैं कर दूंगा, जैसे पहले करता आया हूँ। ठीक है, तो सिलेबस के बारे में बात करें तो अभी हम 4th चैप्टर पढ़ रहे थे केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। 11th क्लास की बात करूंगा अगर मैं, और उसके अंदर हमने लास्ट में भी थोड़ा टॉपिक छोड़ा हुआ है एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में, बट मैं वो आपको बाद में डिस्कस करवाऊंगा। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इतने दिन बाद आए हैं तो कुछ नए से स्टार्ट करें। पिछले को जो आपका है उतना कर लिया होगा आपने, बट वो थोड़ा सा फिर कैचअप करने में आपको दिक्कत आएगी थोड़ी सी। तो नए से स्टार्ट करेंगे तो नए आप आसानी से कैच कर लोगे, और फिर जो बचा हुआ टॉपिक हमारा है उसको हम फिर बाद में पूरा कर लेंगे जब हमें टाइम लगेगा। बट पहले हम कुछ नया स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल के अंदर देख लिया होगा कि चैप्टर का नाम क्या है और क्या टॉपिक का नाम है, और बढ़िया ही टॉपिक है। बहुत 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 बढ़िया टॉपिक है भाई, बढ़िया थ्योरिकल टॉपिक है, न्यूमेरिकल दोनों तरह टॉपिक इसमें आते हैं, न्यूमेरिकल भी आते हैं, थ्योरिकल भी आता है, और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप कि आपको समझ में आएगा। कोशिश करूंगा कि मैं अच्छा समझा सकूं, जितना मुझे नॉलेज मिली है अभी तक इस कंसेप्ट के बारे में वो सारी मैं आपके सामने रख दूंगा कि भाई ऐसे ऐसे हो सकता है और ये सब चीजें होती है। बट बड़ा चैप्टर आसान भी है और बढ़िया भी है, मजेदार है, समझ में आएगा आपको। आपके आसपास की चीजों से रिलेटेड होगा सब कुछ, तो आपको ज्यादा आसानी होगी चैप्टर को कैच करने के अंदर। और इतने दिनों में हम पढ़ रहे हैं तो आई थिंक आपका दिमाग भी बिल्कुल फ्रेश हो चुका होगा दोबारा से। स्कूल खुले थे हमारे स्कूल्स, फिर दोबारा से बंद हो गए हैं, तो दोबारा से हम डिपेंडेंट हो गए हैं वीडियोस के ऊपर ही। तो आई होप कि आप थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करो, क्योंकि सीबीएसई ने क्लियर कर दिया है कि एग्जाम तो होंगे भाई, पक्का होंगे। 12th क्लास के भी होंगे, 11th क्लास के भी एग्जाम स्कूल्स में होंगे, और सिलेबस आना बहुत जरूरी है आपको, क्योंकि अगर सिलेबस नहीं आएगा तो पेपर कब दोगे? अब नवंबर आ चुका है, नवंबर खत्म होने को आया भाई, आ क्या चुका है, नवंबर दिसंबर आने को हो गया है, तो ज्यादा टाइम हमारे पास बचता नहीं है। तो इसलिए आप अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, डाउट्स वगैरह लेते रहिए, और टेस्ट वगैरह शुरू कर दीजिए। मैं भी शायद कुछ टेस्ट सीरीज लेके आऊंगा आपके लिए ऐसी कि आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। सोच रहा हूँ मैं भी ऐसे लाने की, और जल्दी जैसे भी कुछ अरेंजमेंट हो जाएगी। तो चलिए, बातें तो बहुत हो गई, हमारे पास टाइम इतना है नहीं कि हम बातें कर सके, तो टॉपिक ही स्टार्ट करते हैं। तो जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं भाई, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, एंड द टॉपिक नेम इज केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। प्रॉपरली अगर मैं बोलूं तो हम केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि कुछ बुक्स में आपके जो चैप्टर का नेम है वो थर्मोडायनेमिक्स दिया हुआ है, थर्मोडायनेमिक्स भी हम बोल सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड हमें कंसेप्ट पढ़ना होता है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। ओके, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन थर्मोडायनेमिक्स एंड केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। मतलब दोनों में सेम ही है, कंसेप्ट दोनों में सेम पढ़ने हैं, लेकिन सिर्फ यहां पर हमने रिलेट करना है उन कंसेप्ट्स को विद द केमिकल रिएक्शंस, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, चलिए जी, तो इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि केमिकल थर्मोडायनेमिक्स है क्या। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा भैया थर्मोडायनेमिक्स का मतलब। इतना भारी वर्ड है ना, इतना बड़ा वर्ड थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? थर्मो का मतलब बेटा होता है हीट से, इट इज हीट, एंड डायनेमिक्स का मतलब आपको पता है मोशन। दैट मीन्स कि जब हीट फ्लो करेगी किसी किसी एक सब्सटेंस से किसी एक मैटर से दूसरे मैटर की तरफ, तो उस दौरान जो कंसेप्ट लगेंगे, जो चेंजेस आएंगे, वो हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। दैट मीन्स कि थर्मोडायनेमिक्स जो है एक्चुअल में वो हीट रिलेटेड कंसेप्ट्स के बारे में डिस्कस करेगी। ठीक है, हीट ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा किसी भी मैटर के अंदर, मैं समझाऊंगा अभी बहुत अच्छे से। अभी अभी सिर्फ आपको डेफिनेशन दे रहा हूं, क्या होता है कैसे होता है वो सब बताऊंगा। इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा करेंगे चैप्टर का, ताकि आगे आने वाले चैप्टर में आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अभी तो मैं सिर्फ आपको थर्मोडायनेमिक्स का मीनिंग समझा रहा हूं कि थर्मोडायनेमिक्स का मीनिंग क्या होता है। इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री कह सकते हो आप, इट इज अ कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री कह सकते हो आप, या फिजिक्स भी कह सकते हो। बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स जो है वो फिजिक्स से निकल के आई है, फिर उसको हमने केमिस्ट्री के साथ ज्वाइंट किया है। ठीक है, तो हीट का ट्रांसफर जब होगा, हीट का फ्लो जब होगा किसी भी चीज के दौरान, तो उस हीट के फ्लो के दौरान जो चेंजेस आएंगे, जो कंसेप्ट लगेंगे, उसको हम बोल रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूं। हम सभी जब चाय पीते हैं तो चाय का ग्लास जो है, अगर वो गर्म ग्लास है
तो धीरे धीरे क्या होता है, ठंडा होता है। हाँ, ऐसे ही होता है। अगर हम चाय नहीं पी रहे हैं, चाय को हमने रख दिया ऐसे ही रूम के अंदर टेबल के ऊपर, तो वो धीरे धीरे क्या होगी, ठंडी हो जाएगी। पहले क्या थी, वो गर्म थी, फिर धीरे धीरे क्या हो रही है, वो ठंडी हो रही है। गर्म का टेम्परेचर ज्यादा होता है, ठंडी का टेम्परेचर कम होता है। यही यही कंसेप्ट है, हमने पढ़ा हुआ है, तो देखा है हम सबने, है ना। तो हुआ क्या, हुआ ये है कि जो चाय की अंदर की हीट है, हीट है ना, वो गर्म है, वो तो हीट है ना, हीटेड है वो, तो वो हीट सॉरी भाई, वो हीट क्या कर रही है आपकी, वो हीट आपकी फ्लो कर रही है चाय से बाहर की तरफ। हीट निकल गई उसकी, हीट कर गई उसकी, हीट चली गई तभी तो टेम्परेचर कम हो गया। टेम्परेचर ज्यादा किसकी वजह से था, हीट की वजह से। उसकी हीट ज्यादा थी, उसके पास गर्मी ज्यादा थी, हाँ हम ये बोल सकते हैं, उसकी एनर्जी ज्यादा थी, हम ये भी बोल सकते हैं। तो हमारे आसपास जितने भी चेंजेस हो रहे हैं, खासकर फिजिकल चेंजेस जो हो रहे हैं, साथ में केमिकल चेंजेस भी हो रहे हैं, इस दौरान क्या होता है, कुछ चेंजेस में हम ये देखते हैं कि हीट का फ्लो होता है, अलग अलग फॉर्म्स में होता है, वो बताऊंगा कैसे कैसे हम देखते हैं अभी हीट का फ्लो हो सकता है। तो वो हीट का फ्लो हो रहा है, दैट मीन्स कि एनर्जी फ्लो कर रही है। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, नहीं ये गलत है। जो ये कहते हैं कि हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, नो, हीट इज नॉट ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये बात ध्यान रख लीजिएगा भाई, हीट एनर्जी की कोई फॉर्म नहीं है। हीट इज ओनली ए मीडियम टू ट्रांसफर एनर्जी। हीट सिर्फ एक वो मीडियम है जिसके जिसके थ्रू जो एनर्जी है किसी भी सिस्टम, किसी भी चीज की, वो आपकी एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर रही है। ये बात गांठ बांध लीजिएगा, हीट इज नॉट ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज ओनली ए मीडियम थ्रू विच एनर्जी कैन फ्लो फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। क्लियर हो गया कंसेप्ट ये वाला। तो हीट क्या कर रही है, हीट सिर्फ और सिर्फ एनर्जी को लेके जा रही है एक जगह से दूसरी जगह पर। किसी चीज की एनर्जी कम होती है, किसी चीज की एनर्जी ज्यादा होती है। हीट कभी कम ज्यादा नहीं होती है, हम हीट कभी नहीं कहते हैं। हीट की वजह से एनर्जी कम या ज्यादा होती है, या टेम्परेचर कम या ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान में रखिएगा हमेशा। क्लियर होगी बात। चलिए, तो थर्मोडायनेमिक्स का आपको मतलब समझ में आ गया होगा, आई होप कि थर्मोडायनेमिक्स में हमें क्या पढ़ना है। कुछ कंसेप्ट आपको बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूं जैसे हम आपको, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आइस है, आइस पिघलती है, तो आइस पिघलने के दौरान भी क्या हो रहा है, वो आसपास की हीट ले रही है ना। जब उसको आप हाथ पे रखोगे, जब आप बर्फ को हाथ पे रखते हो तो आपको हाथ ठंडा लगता है कि बर्फ ठंडी लगती है, हाथ में लगता है कि बर्फ ठंडी लगती है, बर्फ ठंडी लगती है कि बर्फ बहुत ठंडी है। वो बर्फ ठंडी क्यों लग रही है आपको, वो बर्फ ठंडी इसलिए लग रही है भैया आपको कि आपके हाथ की जो हीट थी, फिर मैं हीट बोल रहा हूं, आपके हाथ की जो एनर्जी थी वो बर्फ से ज्यादा थी। तो हीट की फॉर्म में आपके हाथ से जो एनर्जी है वो बर्फ में चली गई, तो बर्फ की ज्यादा हो गई, बर्फ की एनर्जी ज्यादा हुई तो बर्फ पिघल गई, ठंडी हो रही है, वो गर्म हो रही है धीरे धीरे, लेकिन उसके वजह से आपका हाथ क्या हो गया, ठंडा हो गया, क्योंकि आपके हाथ की एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। इसका मतलब कि हीट फ्लो कर गई आपके हाथ से आइस में, इसलिए आपका हाथ आपको क्या लगता है कि बर्फ की वजह से ठंडा हो गया। ठीक है, एक्चुअल में बर्फ ठंडी नहीं है, एक्चुअल में आपका हाथ ही ठंडा हो रहा है, क्योंकि आपके हाथ की एनर्जी जो है वो कम होती जा रही है। और कोई चीज गर्म अगर हो रही है तो उसका रीजन भी हम ये कह सकते हैं कि उसकी एनर्जी बढ़ रही है। अब हम पानी को भाप बना रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, उसको हम हीट करते हैं, पानी को बॉईल करते हैं, तो नीचे से हीट दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं। तो उस एनर्जी से क्या हो रहा है, वो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है किसके अंदर, पानी के अंदर। तो पानी के पार्टिकल्स और दूर होते जा रहे हैं, स्टेट ऑफ मैटर में पढ़ के आए, थर्मल एनर्जी हमने पढ़ा था स्टेट ऑफ मैटर में। तो थर्मल एनर्जी बढ़ रही है, थर्मल एनर्जी बढ़ रही है तो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस बढ़ रही है, पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस बढ़ रही है तो वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है ना। तो सारा काम चेंजेस जो हमारे पास हो रहे हैं सारे के सारे, उन चेंजेस में आप साफ देख रहे हो भी एनर्जी का चेंजेस है। किसी भी प्रकार का चेंज क्यों ना हो, केमिकल चेंज हो या फिजिकल चेंज हो, हर प्रकार के चेंज के अंदर आपका एनर्जी का चेंज होता है। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम यही सीखेंगे कि एनर्जी का चेंज होने की वजह से मैटर के अंदर क्या क्या चेंजेस और आ सकते हैं, और वो हम कैसे स्टडी कर सकते हैं, उससे मैटर के बिहेवियर पर क्या असर पड़ता है। ठीक है ना, बात क्लियर होगी, यहां तक समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए अब देखिए, हीट जो है, कुछ बच्चों के दिमाग में हीट का फॉर्म क्या होगा भी, हाँ सर गर्म लगता है, ठंडा लगता है, तो हीट का फ्लो हुआ। सिर्फ गर्म और ठंडा लगना ही हीट का फ्लो नहीं है भाई। हीट का फ्लो बहुत तरीके से हो सकता है, कई तरीके हैं हीट के फ्लो करने के, है ना। बहुत 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 तरीके से, बहुत फॉर्म्स में हीट जो है फ्लो कर सकती है। कैसे, कुछ रिएक्शंस, कुछ केमिकल रिएक्शंस आपने देखी होगी जहां पर हीट तो निकलती ही है, मतलब आपको महसूस होता है गर्म हो रहा है, ठंडा हो रहा है, लेकिन साथ में लाइट भी निकलती है। तो ये भी एक फॉर्म हो गई लाइट की फॉर्म में, है ना। लाइट एनर्जी जो निकल रही है, लाइट एनर्जी क्या एनर्जी है, लाइट भी एक, है ना। किसकी फॉर्म में निकल रही है, हीट की फॉर्म में निकल रही है। जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो लकड़ी से प्रकाश निकलता है ना, लाइट निकलती है ना, और साथ में गर्मी भी महसूस होती है। इसका मतलब कि वो लाइट एनर्जी किसकी फॉर्म में निकल रही है, हीट की फॉर्म में निकल रही है। तो हीट एक फॉर्म किसकी हो गई, लाइट की फॉर्म होगी। इसके अलावा इलेक्ट्रिक एनर्जी है, इसकी फॉर्म में भी हीट ट्रांसफर होती है, ये भी हमने पढ़ा हुआ, इलेक्ट्रिक एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता है ना। इसके अलावा मैकेनिकल एनर्जी है, जब मशीनें काम करती हैं तो उस दौरान भी क्या होता है, उनके बीच में हीट
वो मशीनें गर्म हो जाती है काम करते करते, मतलब कि वो हीट वो ले रहे हैं, हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, हीट ले रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी क्या है, वो भी एक हीट का फॉर्म हो सकता है, हीट इस तरह से भी फ्लो कर सकती है। इसके अलावा जो बायोलॉजिकल एनर्जी है, बॉडी के अंदर हमारे जो एनर्जी बनती है हम उसको बायोलॉजिकल बोल सकते हैं। जो बायोलॉजिकल एनर्जी है वो भी हीट की फॉर्म में मूव कर सकती है ना। तो हीट जो है हमारे आसपास, सनलाइट सबसे बेस्ट एग्जांपल, वैसे तो वो लाइट में आ गया हमारे, लेकिन सनलाइट जो है वो भी हीट की फॉर्म में हमें मिलती है। जब धूप, सर्दियों में जब धूप निकलती है तो हम सब बैठते हैं ना धूप के अंदर कि हमें हीट मिले, कि हम थोड़े गर्म हो जाए बॉडी, है ना। तो इसका मतलब वो भी हमारे हीट के फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है। तो हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं बेसिकली, जो जिसमें जो हीट हमारी है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में फ्लो करती है, और उसकी वजह से दो मीडियम की एनर्जी जो है कमियां ज्यादा हो जाती है। यही बात हमें इस चैप्टर में सीखनी है बस। इस चैप्टर में और कुछ नहीं है, सिर्फ सारा कंसेप्ट जो है हीट का और वर्क का ही है। एक वर्क भी क्या है, वर्क बोलते हैं वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, नहीं भाई, वर्क भी एनर्जी की फॉर्म नहीं है, ओनली ए मीडियम। वर्क क्या है, सिर्फ मीडियम है जो कि एनर्जी को लेके जाता है एक जगह से दूसरी जगह। जिसने काम किया हो सकता है कि उसकी एनर्जी पहले से कम हो गई हो, तो वर्क की फॉर्म में निकल गई एनर्जी। वर्क इज नॉट ए फॉर्म एनर्जी, वो मीडियम हो गया एक। हम ये नहीं कह सकते कि वर्क और हीट एक एनर्जी है, नहीं, दे आर नॉट एनर्जी, दे आर ओनली मीडियम ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी करने के लिए, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया कंसेप्ट ये वाला आपको। तो ये बातें समझ लीजिए भाई कि हीट और वर्क के बारे में इस चैप्टर में सीखना है, उसी से रिलेटेड सारी चीजें चलती रहेंगी हमारी, और बहुत ही आसान चैप्टर है, कोई मुश्किल चैप्टर नहीं है। तो आई थिंक आपको थर्मोडायनेमिक्स का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है और क्या नहीं होता है। एक दूसरी बात मैं आपको स्टार्टिंग में स्टार्ट कर देता हूं। देखिए भाई, हम थर्मोडायनेमिक्स में जितने भी कंसेप्ट पढ़ेंगे, कोई भी कंसेप्ट क्यों ना हो, वो हम एक सिंपल इंडिविजुअल पार्टिकल पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इंडिविजुअल पार्टिकल पर आपकी जो थर्मोडायनेमिक्स के कंसेप्ट है वो नहीं लगते हैं। हम हमेशा, मतलब इसको हमारे, अगर वो दूसरी तरीके से बोल दो कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पर हम नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। हमेशा मैक्रोस्कोपिक लेना पड़ेगा, मतलब कलेक्शन ऑफ पार्टिकल लेने पड़ेंगे, बहुत सारे पार्टिकल जब लेंगे तभी हम इस कंसेप्ट को अच्छे से जो पढ़ेंगे, इस कंसेप्ट थर्मोडायनेमिक्स में वो सब अप्लाई कर सकते हैं, वरना हम कंसेप्ट को अप्लाई कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि सिंगल इंडिविजुअल पार्टिकल पर थर्मोडायनेमिक्स के कंसेप्ट अप्लाई नहीं हो सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपके मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पर ही अप्लाई हो सकते हैं, मैक्रोस्कोपिक, या और क्या कह सकते हैं हम, कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स पर ही अप्लाई हो सकते हैं। कलेक्शन ऑफ पार्टिकल, सिर्फ इन्हीं पर आपके थर्मोडायनेमिक्स के सारे जो कंसेप्ट है वो अप्लाई होंगे, सिंगल पार्टिकल पर आपके अप्लाई नहीं होंगे। तो आई होप कि आपको थर्मोडायनेमिक्स की जो इंट्रो है वो थोड़ी समझ में आ गई होगी कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। बेसिकली केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ेंगे, केमिकल एनर्जी, हीट जो है वो केमिकल एनर्जी की फॉर्म में निकलेगी। केमिकल एनर्जी कई तरीके से निकल सकती है, लाइट की फॉर्म में, इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में, मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म में। तो कन्वर्जन है एक तरीके से, ट्रांसफॉर्मेशन है हीट का, वर्क का या अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी का। हम उनको आपस में क्या करते हैं, इंटर कन्वर्ट करते हैं। वर्क को हीट में कर लिया, हीट को वर्क में कर लिया, या हीट को किसी और तरह की एनर्जी में कर लिया, एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया। कैसे काइनेटिक को पोटेंशियल में करते हैं, पोटेंशियल काइनेटिक में करते हैं, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिक में करते हैं, इलेक्ट्रिकल को हम हीट में कर सकते हैं, लाइट में कर रहे हैं, है ना। बल्ब से ऑप्शन निकलती है तो बल्ब में क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, लेकिन उससे मिल क्या रही है हमें, लाइट एनर्जी, है ना। तो कन्वर्जन होगी, इंटर कन्वर्जन होगी, तो कैसे हो सकती है, कैसे नहीं हो सकती है, वो सब बातें जो है हम इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको थर्मोडायनेमिक्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। अभी हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, और अब आगे आपका जो चैप्टर है वो अच्छे से स्टार्ट हो रहा है, तो वो क्या होता है वो आपको मैं बताऊंगा। इसके लिए हमें करना पड़ेगा इसको साफ, ठीक है। देखिए भाई, थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए हमें कुछ टर्म्स को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे पूरे चैप्टर में उन टर्म्स का हम बार बार यूज करते हैं कि ये लिया वो लिया, ऐसे बोलते हैं ऐसे बोलते हैं, उसका मतलब पता होना चाहिए पहले से ही, ताकि जब आगे चैप्टर हम पढ़े तो हमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम जो है चैप्टर पढ़ने में ना ही आए, तो अच्छा है, ठीक है। तो इसीलिए हम आज कुछ पढ़ रहे हैं सम बेसिक टर्म्स, ठीक है, रिलेटेड टू थर्मोडायनेमिक्स। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पूरे चैप्टर में जिसकी डिस्कशन बार बार होगी, जो पूरा चैप्टर जिस पर बेस्ड है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, दैट इज सिस्टम।
ठीक है, कुछ बुक्स में इनको थर्मोडायनेमिक सिस्टम ही बोलते हैं, तो आप थर्मोडायनेमिक सिस्टम भी बोल सकते हो या सिस्टम भी बोल सकते हो। बेसिकली हम तो सिस्टम वर्ड ही यूज करते हैं कि सिस्टम ही पढ़ना है हमें, बट कुछ बुक्स में आपको ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम भी कह सकते हो उसको आप। ठीक है, अच्छा देखिए सिस्टम क्या होता है, बड़ा आसान सा डेफिनेशन है, अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग डेफिनेशंस मिलेंगी, कहीं कुछ, बट मैं जो आपको सबसे इजी डेफिनेशन दे रहा हूं वो ये दे रहा हूं कि ऐसी कोई भी चीज हमारे आसपास की, ऐसी कोई भी चीज जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो, जो आपके ऑब्जर्वेशन के अंडर है, वो सिस्टम बन सकती है। ठीक है, ऐसी कोई भी चीज, जैसे फिलहाल आप मुझे देख रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं तो फिलहाल आप मुझे देख रहे हो, दैट मींस मैं सिस्टम हो गया। आप मेरे को ऑब्जर्व कर रहे हो ना कि सर क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या नहीं पढ़ा रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, कैसे नहीं लिख रहे, क्या पहना हुआ है, क्या नहीं पहना हुआ है। दैट मीन्स कि आप मुझे ऑब्जर्व कर रहे हो, इसका मतलब कि मैं क्या हो गया आपके लिए, एक सिस्टम हो गया। ठीक है, और जनरल एग्जांपल लेता हूं मैं, थोड़ा सा केमिस्ट्री में घुसते हैं। पानी है, पानी का टेम्परेचर आपको नोट करना है, तो पानी का टेम्परेचर नोट कर रहे हो ना, तो पानी को ऑब्जर्व कर रहे हो। एक ग्लास के अंदर आपने पानी भर लिया, एक बीकर में आपने पानी भर लिया, उसमें आप थर्मोमीटर डालोगे और उसका टेम्परेचर जो है वो मेजर करोगे। दैट मीन्स कि वो जो आप पानी का टेम्परेचर मेजर कर रहे हो, तो पानी आपके लिए क्या है, सिस्टम है। इसी तरीके से आप टीवी देख रहे हो, तो जिस टाइम आप टीवी देख रहे हो तो आप टीवी को देख रहे हो, टीवी को ऑब्जर्व करो कि टीवी में क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, कौन सा सीरियल आ रहा है, कौन सी न्यूज आ रही है। दैट मीन्स कि टीवी और उसके अंदर की जितनी चीजें वो क्या बन रही है आपके लिए, सिस्टम बन रही है। तो हमारे आसपास ऐसी बहुत सी चीजें सब हम किसी को भी सिस्टम बना सकते हैं भाई। आप एक लेंथ मेजर कर रहे हो किसी चीज की, वो भी सिस्टम है। किसी की हाइट मेजर कर रहे हो वो भी सिस्टम है, एरिया मेजर कर रहे हो वो भी सिस्टम है, वॉल्यूम मेजर कर रहे हो वो भी सिस्टम है। मतलब कुछ भी अगर आप मेजरमेंट कर रहे हो, कुछ भी उसका प्रेशर ऑब्जर्व कर रहे हो, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो, उसकी इंटेंसिटी निकाल रहे हो, नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर रहे हो, कुछ भी, किसी भी चीज का आप कुछ भी कैलकुलेट कर रहे हो, दैट मीन्स कि वो आपके लिए क्या है, एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। क्लियर हो गया? तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है? थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है? ए कलेक्शन ऑफ पार्टिकल, क्योंकि एक सिंगल पार्टिकल तो हो नहीं सकता, बहुत सारे पार्टिकल्स ही होंगे, तो एक कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स having a certain value of pressure, volume, temperature। हम थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली इनके बारे में डिस्कस करेंगे। इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक सिस्टम, या जो मैंने आपको बड़ी आसान सी डेफिनेशन बताई वो बता सकता हूं कि, हाँ देखिए अब इसको मैं जो थोड़ा समझा देता हूं पहले। हम पूरा अगर हम देखें तो हम क्या है, हम यूनिवर्स का एक पार्ट है ना, पूरी यूनिवर्स का जो है वो हमें एक सिंपल सा हिस्सा है, एक छोटा सा पार्ट है यूनिवर्स का। तो जो पार्ट यूनिवर्स का ऑब्जर्वेशन में है, यूनिवर्स का वो पार्ट जो ऑब्जर्वेशन में है, पूरी यूनिवर्स में कोई ना कोई चीज तो हम चुने ना, जैसे बिलाल मैं इस मार्कर को चुन लो, मैं मार्कर देखता हूँ कैसा है, क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर, कितनी इसकी लेंथ है, क्या इसकी एरिया है, दैट मीन्स के भी एक यूनिवर्स का पार्ट है ना। और इसके बारे में मैं सारे ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं, दैट मीन्स कि ये पार्ट जो यूनिवर्स का है, ये मेरे लिए क्या है, फिलहाल एक सिस्टम है। ठीक है ना, तो हम यही बोल सकते हैं कि ये पार्ट ऑफ यूनिवर्स, ए पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, जो कि ऑब्जर्वेशन में होगा, उसको हम क्या कह सकते हैं, इज कॉल्ड सिस्टम। ठीक है, ये बात हमने समझ ली कि वही सिस्टम क्या हो सकता है, यूनिवर्स का वो पार्ट जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट कॉल्ड सिस्टम। ठीक है, अच्छा जी, दूसरी बात, सिस्टम तो हमने समझ लिया। अब सिस्टम के बाद जो बारी आती है वो क्या आती है हमारे पास, वो हमारे पास बारी आती है सराउंडिंग की। ठीक है ना, सराउंडिंग्स क्या होता है, सिंपल सी बात है, देखिए यूनिवर्स का वो पार्ट जो ऑब्जर्वेशन में है वो सिस्टम है, तो बाकी का जो हिस्सा बच गया यूनिवर्स का, जैसे फिलहाल मैं अगर आपके लिए किसी सिस्टम की तरह काम कर रहा हूं, तो मेरे अलावा आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं, आप खुद भी उसके अंदर इन्वॉल्व हो गए, वो सब पार्ट किसमें आता है आपका वो सब पार्ट आपका सराउंडिंग में आता है। तो सराउंडिंग का मतलब क्या हो गया, सराउंडिंग का मतलब हो गया कि यूनिवर्स का वो पार्ट, सिस्टम के अलावा बाकी जितना भी हिस्सा बच गया यूनिवर्स का, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सराउंडिंग बोलते हैं, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है ना, सिस्टम के अलावा जो दूसरा पार्ट हमारा बच गया, बाकी का जितना भी हिस्सा बच गया, उसको हम क्या बोल सकते हैं, सराउंडिंग बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक गिलास पानी है, उस गिलास पानी को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो ये क्या है, सिस्टम है। इसके आसपास बाकी जितना भी एरिया बच गया, जितनी चीजें बच गई सब, उसमें मैं खुद भी क्यों ना आ गया, तो वो सब क्या आएंगे, आपके सराउंडिंग आएंगे। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ
द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है, विच इज अदर देन सिस्टम, अदर देन सिस्टम, सिस्टम के अलावा जो बाकी का हिस्सा है उसको क्या कहेंगे हम, उसको हम सराउंडिंग बोल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको दो डेफिनेशन आज समझ में आ गई होगी, सिस्टम क्या होता है और सराउंडिंग क्या होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको और थोड़ा सा डीप में लेके चलता हूँ, इसमें ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ अभी आपको, मजेदार चीज बताने वाला हूँ, शायद आपको पहले कभी सुनी ना हो चीज, तो वो आपको बताने वाला हूँ मैं, ध्यान से उसको सुनिएगा भैया, कि बहुत काम की चीज आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन उसको बताने के लिए मुझे इसको साफ करना पड़ेगा पहले, तो पहले इसको साफ करते हैं, फिर आपको मैं उस चीज पर लेके आता हूं। बस आपका एक चैप्टर और लेंथी पड़ता है थोड़ा सा, अगर हम ध्यान से थोड़ा सा देखें भाई, इसमें समझने में टाइम लगता है, सेवेंथ इक्विलिब्रियम। उसके बाद के 2-3 चैप्टर्स ऐसे हैं आपके जो ज्यादा लेंथी नहीं है, उसको हम फटाफट फटाफट कर सकते हैं, निपटा सकते हैं। फिर लास्ट में आपके ऑर्गेनिक के 2 चैप्टर बच जाते हैं, वो थोड़े से फिर वापिस से लेंथी बन जाते हैं, बट कोशिश करेंगे हम फटाफट से निपटाने की सबको, ताकि हमारा टाइम पर काम हो जाए। ठीक है, देखिए भाई, अब अगर हम ध्यान से देखें तो हम, अगर मैं ग्लास पानी की बात करता हूं, भाई मेरे पास ये एक गिलास पानी है, ठीक है, ये पानी है मेरे पास, मुझे इस पानी को ऑब्जर्व करना है, क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है भाई, ये पानी हमारे लिए क्या बन गया, एक सिस्टम बन गया, ये हमारा सिस्टम है। ठीक है, आगे से बार बार वर्ड क्या यूज करेंगे, सिस्टम यूज करेंगे, तो सिस्टम का मतलब समझिए जो हमारे ऑब्जर्वेशन में है ना। तो इस हमें सिर्फ किसको ऑब्जर्व करना है, पानी को। दैट मीन्स कि इसके अलावा जितना भी हिस्सा बच गया सारा का सारा, वो क्या है, एक सराउंडिंग में आता है। तो जो ये बीकर है ना, ये बीकर जिसमें रखा हुआ है, ये भी सराउंडिंग हुआ, इसको थोड़ी ऑब्जर्व कर रहे हैं हम तो इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, पानी को। इट मीन्स कि जो बीकर है, ये बीकर भी क्या है, एक ये भी सराउंडिंग आ गया। इसका मतलब कि यहां पर क्या हो सकता है, यहां पर ये हो सकता है कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, हालांकि देखिए यहां तो बीकर खुद ही एक सराउंडिंग है, लेकिन कुछ कुछ टीचर्स क्या बोलते हैं भाई, ये बाउंड्री नहीं, ये बाउंड्री नहीं हो सकती भाई, ये तो खुद सराउंडिंग है। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक वॉल होती है, जो दिख भी सकती है, रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है, ठीक है ना, रियल या इमेजिनरी। ठीक है, रियल या इमेजिनरी वॉल होती है, जो क्या करती है, जो सिस्टम को सराउंडिंग से अलग दिखाती है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये एक पूरा यूनिवर्स है, ठीक है ना, ये एक यूनिवर्स है, और इसमें मान लीजिए ये कोई हमारी अर्थ है, मान लीजिए ये अर्थ है, तो ये अर्थ हमारी क्या होगी, हमारी अर्थ सिस्टम हो गई, है ना, अर्थ भी नहीं मान, चलो कैसे वैसे मान लो कोई सिस्टम है। ठीक है, तो ये जो बाकी हिस्सा बच गया, इसका क्या है, सराउंडिंग, ये सब क्या रह गया, सराउंडिंग आ गया, है ना। तो इस सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो बाउंड्री होगी, जो हमें दिख भी सकती है या नहीं भी दिख सकती है, जो ये इमेजिनरी या रियल बाउंड्री है, जो सिस्टम को सराउंडिंग से अलग कर देती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बाउंड्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाउंड्री। ठीक है, तो बाउंड्री वर्ड समझ में आया क्या होता है। तो बाउंड्री क्या है, एक रियल या इमेजिनरी वॉल है, किसके बीच में, सिस्टम या सराउंडिंग के बीच में, सिस्टम या सराउंडिंग के बीच में, जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करके रखती है, उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम बाउंड्री बोल सकते हैं। ठीक है, अब बाउंड्री जो होती है हमारे पास, वो हमारे पास दो तरह की होती है। एक जो सबसे पहले हमारे पास जो मतलब बाउंड्री बोल सकते हो या वॉल बोल सकते हो, सबसे पहले जो होती है हमारे पास, वो होती है एक रिजिड वॉल। ठीक है, रिजिड वॉल क्या होती है, जिसकी शेप या पोजीशन जो है वो चेंज ना हो, डज नॉट चेंज देयर शेप एंड पोजीशन। एक तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, शेप और पोजीशन। और एक खास बात भाई, वो क्या होती है, हम क्या बोल सकते हैं उसको, इम्प्रीमेबल बोल सकते हैं, इम्प्रीमेबल। ठीक है ना, इम्प्रीमेबल। इम्प्रीमेबल क्या होता है, जिसमें से मैटर एक्सचेंज ना हो, उसके मैटर मतलब जैसे पानी है, अब पानी जो है इस बीकर के बाद से बाहर नहीं जा सकता भाई। ठीक है, अगर मैं इसको सब जगह से बंद कर दूं तो ये पानी इससे बाहर नहीं जाएगा, अंदर ही रहेगा ना इसके। इसका मतलब कि वो कैसा हो गया, इम्प्रीमेबल हो गया, है ना, क्या हो गया, इम्प्रीमेबल वॉल हो गई। ठीक है, तो डज नॉट एक्सचेंज अलाउ द एक्सचेंज ऑफ मैटर, डज नॉट अलाउ द एक्सचेंज
ऑफ मैटर। ठीक है, तो जो मैटर को एक्सचेंज ना कर सकता हो और फिक्स भी हो और इम्प्रीमिएबल हो, उसको हम क्या बोलते हैं? रिजिड वॉल बोलते हैं, रिजिड बाउंड्री बोलते हैं। एक तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि बाउंड्री के टाइप्स हम पढ़ रहे हैं। तो एक तो टाइप होगी हमारे पास रिजिड वॉल, जो दूसरी आपके पास टाइप्स होती है वो होती है एडियाबैटिक बाउंड्री। ठीक है ना, सेकंड वन आपकी कौन सी है? खांसी थोड़ी सी हो गई है भाई, ठीक होते होते होगी, कोशिश तो कर रहा हूं ठीक करने की, बट खांसी है, अपने आप जाएगी, क्या कर सकते हैं। आइडियाबैटिक बाउंड्री, तो आइडियाबैटिक बाउंड्री क्या होती है भैया? देखिए, आइडियाबैटिक वर्ड आपने पहली बार सुना होगा, आइडियाबैटिक के बारे में आपको कुछ खास पता भी नहीं होगा कि आइडियाबैटिक क्या होती है, लेकिन ये एक ऐसी वॉल है कि जिसके अंदर से मैटर और एनर्जी दोनों ही एक्सचेंज नहीं होती। इसमें से देखिए, इसमें से एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है, एनर्जी इसके आर पर जा सकती है। ग्लास में पानी है सॉरी भाई, ग्लास में पानी है, पानी अगर गर्म है तो धीरे ठंडा हो गया, पानी बाहर नहीं गया लेकिन पानी ठंडा हो गया। पानी ठंडा हो गया इसका मतलब कि उसकी जो अंदर की एनर्जी थी वो कम हो गई, तो वो बाहर चली गई। मतलब इस केस में क्या हो सकता है? इस केस में आपकी एनर्जी जो है वो एक्सचेंज हो सकती है, मैटर एक्सचेंज नहीं होगा, सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है। लेकिन अगर हम एडियाबैटिक बाउंड्री की बात कर रहे हैं, तो एडियाबैटिक बाउंड्री के अंदर क्या होता है? ना तो मैटर एक्सचेंज होगा, ना ही एनर्जी एक्सचेंज होगी। नाइदर मैटर नॉर एनर्जी, कुछ भी एक्सचेंज नहीं होता है। ऐसी बाउंड्री बनाना बहुत ही मुश्किल काम है कि जहां से एनर्जी भी एक्सचेंज ना हो सके। हाँ, हम कुछ करीब पहुंच सकते हैं उसके, बट बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे नहीं मान सकते हैं कि बिल्कुल ही कभी एक्सचेंज होने ही देगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि वो जो चाय का थर्मो फ्लास्क आता है, थर्मस आती है चाय की, चाय गर्म रखने की, उसमें चाय गर्म रहती है काफी टाइम तक, लेकिन ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम उसमें गर्म रहेगी चाय, धीरे धीरे वो भी ठंडी हो जाएगी। मतलब वो एक कोशिश जरूर कर रही है कि चाय की एनर्जी जो है वो बाहर एक्सचेंज ना हो सके, लेकिन वो लाइफ टाइम एक्सचेंज ना हो ऐसा नहीं है, वो धीरे धीरे चाहे वो भी ठंडी हो जाएगी। मतलब बहुत करीब पहुंच गए हैं हम एडियाबैटिक बाउंड्री के। उसकी भी देखिए, वॉल की बाउंड्री की शेप और पोजीशन चेंज नहीं हो रही है ना, वो एक रियल वॉल हो गई हमारे पास। ठीक है, तो वो क्या कर रही है? वो ना तो मैटर को एक्सचेंज होने दे रही है, ना एनर्जी को एक्सचेंज होने दे रही है। दैट मीन्स कि वो एक एडियाबैटिक बाउंड्री की तरह काम कर रही है। तो ये आपकी सेकंड टाइप हो गई, दैट इज एडियाबैटिक बाउंड्री। इसके अलावा जो तीसरी बाउंड्री आपकी होती है भाई, डायथर्मिक वॉल होती है आपकी तीसरी, डायथर्मिक वॉल। ये थर्ड वॉल होती है आपकी। ठीक है, डायथर्मिक वॉल। अभी डायथर्मिक वॉल क्या होती है? डायथर्मिक वॉल बेसिकली वो होती है आपकी कि जो एनर्जी को एक्सचेंज होने दे, मैटर को तो ये भी एक्सचेंज नहीं होने देती है, बट इट अलाउ टू एक्सचेंज एनर्जी। ठीक है, तो तीन टाइप हो गए हमारे पास। एक रिजिड वॉल, जहां पर मैटर और एनर्जी कोई भी एक्सचेंज नहीं हो रही है, सॉरी मैटर एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा है। सेकंड टाइप की होगी एडियाबैटिक बाउंड्री, जिसमें मैटर भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है और एनर्जी भी एक्सचेंज नहीं हो रही है। थर्ड केस हो गया डायथर्मिक वॉल, जहां पर एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है, मैटर एक्सचेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, तो रिजिड वॉल में बेसिकली कई बार क्या होता है कि रिजिड वॉल में एनर्जी का कोई कंसेप्ट देखते नहीं है, हम सिर्फ मैटर का देखते हैं कि मैटर एक्सचेंज हो रही है कि नहीं हो रही है। कई बार यहां पर क्या होता है, यहां पर आपका मैटर भी एक्सचेंज हो सकता है और एनर्जी भी एक्सचेंज, दोनों एक्सचेंज हो सकते हैं, बट मोस्टली एनर्जी ही एक्सचेंज होती है, मैटर एक्सचेंज आपका इसमें नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ बाउंड्रीज के बारे में डिस्कशन है थोड़ी सी आपकी, कि बाउंड्री आपके कितनी तरह की हो सकती है। उसके अलावा अब हम एक बिल्कुल लास्ट टॉपिक आज करेंगे। टाइम मुझे पता नहीं भी कितना हो गया है, देख लेते हैं। अभी तो टाइम है हमारे पास थोड़ा बहुत, तो बट फिर भी इतना मैं काम कराऊंगा तो इतने वो लेक्चर उसी में निकल जाएगा हमारा थोड़ा सा और। तो अभी हम बात करेंगे कि सिस्टम कितने तरह के हो सकते हैं। सिस्टम के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। सिस्टम भी बहुत तरह के होते हैं भाई, बट हमने उनको तीन ही कैटेगरी में बांटा हुआ है, और उसी के बारे में हमें सिस्टम के बारे में पूरे चैप्टर्स में आगे पढ़ना भी है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक अभी है वो है टाइप ऑफ सिस्टम के बारे में। टाइप ऑफ सिस्टम, ठीक है, ये सारे टर्म्स काम आएंगे भी आपके भी जो पढ़ रहे हैं, सभी टर्म्स में आता है हमारा। सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, बाउंड्री क्या होता है, कितने तरह के सिस्टम हो सकते हैं, वो सब बातें। तो
देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको एग्जांपल शायद आपको थोड़ा समझ में आ जाए कि सर क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए मेरे पास एक चाय का कप है, ठीक है, एक गर्म चाय की प्याली हो और कोई उसको पिलाने वाली हो, है ना। तो ये हमने क्या लिया, ये हमने एक चाय ली, ये गरम गरम चाय है, इसमें से धुआं निकल रहा है। वाह क्या ड्राइंग बनाई है मैंने, है ना, अच्छी बनाई है ना, अच्छी बनाई होगी, है ना, इतनी तो मुझे आती है। तो ये हमारे पास एक चाय का कप है जो गर्म कप है। अब हमें इसको ऑब्जर्व करना है। अब ध्यान से देखिए, इसमें से भाप निकल रही है, ये भाप मतलब क्या है कि वो एक मैटर है, तो मैटर कहां जा रहा है, सराउंडिंग में जा रहा है। और ये भाप क्या होती है भैया, ये भाप गर्म होती है, जब आप चाय कप के ऊपर हाथ रख के देखोगे तो गर्म लगेगी। इसका मतलब इसके अंदर क्या है, एनर्जी भी है, हीट की फॉर्म में जा रही है, हीट की तरह हेल्प से जा रही है। तो बाहर क्या जा रही है साथ में एनर्जी भी जा रही है बाहर। इसका मतलब दोनों बातें हो रही हैं कि इस चाय के कप में से, जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इस चाय के कप को, इसमें से मैटर भी एक्सचेंज हो रहा है और एनर्जी भी एक्सचेंज हो रही है। तो ऐसा कोई भी मतलब बिल्कुल खुला है, खुले दरबार है, कोई आए कोई जाए कोई दिक्कत नहीं है, मैटर आ भी सकता है, मैटर जा भी सकता है, एनर्जी आ भी सकती है, एनर्जी जा भी सकती है ना। तो ऐसा कोई भी सिस्टम जो बिल्कुल खुला है, खुला, आओ जाओ, एनर्जी जाए मैटर आए, कोई आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब चेंज तो होगा उसके अंदर, उससे कोई ऐसा नहीं है कि भी मुझे जाने नहीं देना, जाने देता है वो आराम से। तो खुला, खुला मतलब ओपन। तो इसका मतलब उसको क्या कहेंगे हम ओपन सिस्टम कहेंगे। तो ओपन सिस्टम क्या होता है, ऐसा कोई भी सिस्टम जिसके अंदर से मैटर और एनर्जी दोनों एक्सचेंज हो सके। सिर्फ बाहर जाएगी ऐसा जरूरी नहीं है, अंदर भी आ सकती है ना। तो मैटर और एनर्जी दोनों अगर वो सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज कर सकता है, सराउंडिंग में जा रही ना, ये तो सराउंडिंग से आए, ये सराउंडिंग में जाए, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, ये सिस्टम विच कैन एक्सचेंज, ठीक है, मैटर एंड एनर्जी विद सराउंडिंग। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम ओपन सिस्टम कहेंगे। तो ऐसा कोई भी सिस्टम जो मैटर और एनर्जी को एक्सचेंज कर सकता हो, दैट इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। क्लियर। इसी तरह से अब मैंने क्या कर दिया, मैंने चाय का कप को ढक दिया, इस चाय कप को मैंने ढक दिया, ये ढक दिया भाई। ठीक है, अब चाय कप को ढकूंगा तो क्या होगा, क्या चाय ठंडी होगी, बिल्कुल होगी, धीरे धीरे चाय ठंडी जरूर होगी। इसका मतलब इस चाय कप में से हीट एनर्जी तो बाहर निकल रही है, लेकिन वो जो भाप उड़ रही थी वो भाप नहीं उड़ती है, वो भाप कहां रह जाती है, इस चाय कप के अंदर ही रह जाएगी, सराउंडिंग में नहीं जाएगी। हाँ, हो सकता है जो भाप है वो कंडेंस होकर इस प्लेट पे लग जाएगी, लेकिन वो गिर के तो जो ड्रॉप्स बनेगी उस वाटर की वो भी तो चाय में जाएंगे वापस से। इसका मतलब वो मैटर को सराउंडिंग में नहीं भेज रहा है ना। हमने चाय को किस तरह ढक दिया, इस तरीके से ढक दिया बिल्कुल क्लोजली कि उसमें से थोड़ा सा भी भाप जो बाहर ना निकले, सिर्फ हीट हीट बाहर निकले। तो जो हमने क्या बंद कर दिया, उसको बंद किस लिए कर दिया, मैटर के लिए, कि मैटर ना जाए, सिर्फ एनर्जी जाए। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, क्लोज सिस्टम। ठीक है, क्लोज सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम में क्या होगा, ए सिस्टम विच कैन एक्सचेंज एनर्जी बट नॉट मैटर। ठीक है, ए सिस्टम विच कैन एक्सचेंज एनर्जी बट नॉट मैटर विद सराउंडिंग। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम क्लोज सिस्टम कहेंगे, है ना। इसके अलावा अब मैंने क्या कर दिया, मैंने चाय को एक थर्मो फ्लास्क में थर्मस में डाल दिया भाई, ये लो, ये तो मैंने थर्मस में डाल दी चाय, ये मोमबत्ती जैसा बन गया, बट चलो कोई नहीं, ये चाय हमने इसके अंदर डाल दी। अब ये होगा कि चाय ठंडी बहुत लेट होगी, हालांकि ऐसा नहीं कि होगी नहीं, बट ठंडी बहुत ज्यादा लेट होगी। तो हमें ऐसा लगेगा भाई इसमें से ना तो एनर्जी बाहर जा रही है, और मैटर तो नॉर्मल सी बात है कैसे जाएगा, बंद ही कर दिया अच्छे से, तो ना तो मैटर बाहर जा रहा है और ना ही एनर्जी बाहर जा रही है, कुछ भी एक्सचेंज सराउंडिंग से वो नहीं कर रहा है, सराउंडिंग से इसको कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसा कोई भी सिस्टम जो सराउंडिंग के साथ किसी प्रकार का संबंध ना रखे, ना तो मैटर की तरफ से ना एनर्जी की तरफ से, तो उसको हम कहेंगे कि वो आइसोलेटेड है, अकेला है भाई, सबसे आइसोलेट कर रखा है उसको। जैसे हमें अभी कर रहे थे ना, क्वारंटाइन हो रहे थे कोरोना के अंदर, के बंदे को अलग रख दो, बाहरी दुनिया से कोई लिंक नहीं है, 14 दिन तक इसको कमरे में बंद रहना है, बिल्कुल वही बात यहाँ हो गई कि भाई चाय को इसके अंदर बंद कर दो,
ना तो ये चाहे बाहर वाले को मैटर देगी, ना बाहर वाले से मैटर लेगी, ना बाहर वाले को एनर्जी देगी, ना बाहर वाले से एनर्जी लेगी। तो ऐसे सिस्टम को नाम दिया गया आइसोलेटेड सिस्टम, है ना। तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या करता है, ना तो ये मैटर और ना ही एनर्जी को एक्सचेंज नहीं करता है। डोंट एक्सचेंज मैटर एंड एनर्जी। तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम हमने समझ लिया क्या होता है, ओपन सिस्टम ने समझ लिया क्या होता है, और क्लोज सिस्टम ने समझ लिया क्या होता है। तो तीन तरह के सिस्टम है। इसका तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ना तो एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है ना मैटर एक्सचेंज कर रहा है, तो उसको नॉर्मल सी बात है, ज्यादा चेंजेस तो इसमें होंगे नहीं सिस्टम के अंदर, तो उसको पढ़ने का फायदा भी बहुत कम है। तो इसके बारे में हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में। हाँ, हम ओपन सिस्टम के बारे में पढ़ सकते हैं और हम क्लोज सिस्टम के बारे में पढ़ सकते हैं। जनरली हम क्लोज सिस्टम के बारे में ज्यादा पढ़ते हैं, क्योंकि सारा काम सिर्फ एनर्जी से रिलेटेड है, मैटर से रिलेटेड नहीं है यहाँ पर, क्योंकि साथ में मैटर भी एक्सचेंज हो रहा है, इसलिए वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है समझने के लिए। तो दैट्स वाई हम सिर्फ अभी आपके लेवल तक हम सिर्फ क्या पढ़ते हैं, क्लोज सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। तो आगे थर्मोडायनामिक्स जितना भी हम कंसेप्ट लेके चलेंगे, उस सब में हम सिर्फ ये मान के चलेंगे कि हम क्लोज सिस्टम ले रहे हैं, जिसमें हम सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज पढ़ रहे हैं कि एनर्जी किस तरीके से एक्सचेंज हो रही है और उससे क्या चेंजेस आ रहे हैं। मैटर के एक्सचेंज के बारे में हम नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ सिस्टम जो हमने आज सीखे, कितने तरह के सिस्टम हो सकते हैं। अभी और भी टर्म्स हमें इसमें पढ़नी है, बट वो टर्म्स मैं अभी आपको नहीं पढ़ाऊंगा। हाँ, एक चीज और पढ़ा देता हूँ, चलिए सिस्टम के बारे में ही, वो अलग से टाइप बनती है आपकी। वो आपके होते हैं होमोजीनियस सिस्टम। ये तीनों ही सिस्टम है, इनको हमने अगर दो टाइप में बांट दिया कि एक तो होमोजीनियस सिस्टम हो सकता है और एक आपका हेट्रोजीनियस सिस्टम हो सकता है। तो दो तरह के सिस्टम आपके और हो सकते हैं, वन इज होमोजीनियस सिस्टम एंड सेकेंड इज हेट्रोजीनियस सिस्टम, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई प्योर लिक्विड है या प्योर सॉलिड है या प्योर गैस है, बिल्कुल एक सिंगल गैस है, तो वन टाइप ऑफ जिसमें पार्टिकल होंगे सारे के सारे, वन टाइप ऑफ पार्टिकल, ये तो हम ये बोल सकते हैं। या अगर ऐसे भी नहीं बोल रहे हो, जैसे मान लीजिए हम ये बोल सकते हैं कि एक सिंगल फेज होगा, जो सिस्टम हमारा है वो सिंगल एक फेज में प्रेजेंट होगा सिर्फ। या हम ये बोल सकते हैं कि वो पूरी कंपोजिशन जो होगी वो यूनिफॉर्म होगी, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। तो अगर ऐसा कोई भी सिस्टम है जिसमें वन टाइप के पार्टिकल हो या वन फेज हो या उसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो, एग्जांपल में जैसे मान लीजिए हमारे पास एक पानी ही है, बिल्कुल प्योर वाटर ले रहे हैं हम, प्योर वाटर, दैट मीन्स कि वो क्या है, एक प्योर वाटर, वो आपका एक होमोजीनियस सिस्टम में आता है। जो प्योर वाटर हमारा है वो एक होमोजीनियस सिस्टम के अंदर आता है। इसी तरह से कोई गैस हम पढ़ रहे हैं, हमारे ऑक्सीजन गैस के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, तो सारे कंटेनर में क्या होगी, ऑक्सीजन गैस ही भरी होगी, इसका मतलब वो भी क्या है, एक होमोजीनियस सिस्टम में आता है। तो होमोजीनियस सिस्टम तो समझ में आ गया। अब होमो समझ में आ गया तो हेट्रो तो अपने आप समझ में आ जाएगा भैया। तो हेट्रो में क्या होता है, मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल। जैसे कोई सॉल्यूशन हो गया, है ना, सॉल्यूशन जब पढ़ते हैं तो सॉल्यूशन में क्या बनाते हैं, मिक्सचर पढ़ते हैं ना सॉल्यूशन को, मिक्सचर। तो मिक्सचर में क्या मिक्स किया होता है। तो अगर हम किसी सॉल्यूशन को स्टडी कर रहे हैं तो उसमें एक से ज्यादा तरह के पार्टिकल होंगे, नॉर्मल सी बात है। और अगर एक से ज्यादा तरह के पार्टिकल होंगे तो वो सिस्टम कैसा बन गया, हेट्रोजीनियस बन गया। या उसमें एक से ज्यादा फेज प्रेजेंट होंगे, जैसे मान लीजिए ऑयल है, ऑयल और वाटर को आप मिक्स कर लीजिए, तो इसमें आप दोनों को ऑब्जर्व कर रहे हो कि दोनों की प्रॉपर्टी में क्या चेंज आ रहा है आप मिक्स करने पर। दैट मीन्स कि वो कैसा सिस्टम हो गया आपका, एक हेट्रोजीनियस सिस्टम बन गया, है ना। इसके अलावा कंपोजिशन हो सकता है अलग अलग है, पानी ज्यादा हो, दूध है, दूध में पानी मिला दीजिए तो उसको ऑब्जर्व करोगे तो वो कैसा सिस्टम होगा, हेट्रोजीनियस सिस्टम होते हैं। दो तरह के सिस्टम और होते हैं आपके, दैट इज होमोजीनियस सिस्टम एंड हेट्रोजीनियस सिस्टम। तो ये आपका आज का टॉपिक था। आज हमने थर्मोडायनामिक्स को स्टार्ट कर लिया और आई होप कि आपको समझ में थोड़ा बहुत आया होगा कि क्या हमें इस चैप्टर में सीखना है। बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी और भी टर्म्स बची हुई है हमारी इस चैप्टर से रिलेटेड, उसके बाद हम टॉपिक पे आएंगे आगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थोड़ी सी खांसी हो रही है तो हो सकता है ठीक हो जाए कल तक। भाई करते हैं कल, तब तक के लिए देखते रहिए चैनल को और शेयर, लाइक और सब्सक्राइब, तीनों काम आपके हिस्से हैं भाई। मेरे हिस्से है काम पढ़ाने का, वो मैं कर रहा हूँ। अब आपके हिस्से दूसरा काम बचता है, वो आपके हिस्से करने का है, तो वो करना पड़ेगा भैया, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।